बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को पनामा केस में जो अहकामा की बुनियाद पर नाअहल किया गया, आज के रोज़ यानी 23 मई 2022 को एक नामवर सहाफ़ी ने पनामा केस के फ़ैसले का पजामा उतारा है। और वो नामवर सहाफ़ी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को पनामा केस में जो सज़ा सुनाई गई, उन्हें जो सियासत से ताहयात नाअहल किया गया, नवाज़ शरीफ की ये ताहयात नाअहली की सज़ा ना सिर्फ मशकूक लगती है, बल्कि ये जो सारा एक ड्रामा पनामा के नाम पर हुआ, इस ड्रामे में हम भी इस्तेमाल हुए। वो नामवर सहाफ़ी नाज़रीन कोई और नहीं बल्कि वही सहाफ़ी हैं जब 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका तौर पर नवाज़ शरीफ को अहकामे की बुनियाद पर नाअहल करार दिया था। जब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कमरा अदालत नंबर 1 में, तो उसके बाद कमरा अदालत नंबर 1 के बाद जो जश्न देखा गया, उस जश्न में वो सहाफ़ी भी शामिल थे। वो सहाफ़ी जो आज नवाज़ शरीफ की सज़ा को मशकूक करार दे रहे हैं, वही सहाफ़ी विक्ट्री का साइन बना रहे थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही सहाफ़ी मोहित पीरज़ादा साहब, जो उनके ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में FIR का इंदराज किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए, हिफाजती ज़मानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। तो वहाँ पर मोहित पीरज़ादा ने नवाज़ शरीफ के अहकामा के मुकदमे में दिए गए फ़ैसले से मुतल्लिक़ क्या इंकिशाफ़ किया, उनका कहना क्या था, ये सारे पॉइंट्स उनके आज के स्टेटमेंट के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और इस मामले पर मेरा पर्सनल इनपुट क्या है, वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा एक और ख़बर भी है, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो उस ख़बर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी की गई, क्या उस ख़िलाफ़ वर्जियों पर मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल अज़ खुद नोटिस लेंगे? उस ख़बर पर भी आप नाज़रीन के साथ मशरूत तौर पे गुफ्तगू करेंगे। और मशरूत इसलिए है कि अगर हमारे पास वक्त हुआ तो वो ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, मोहित पीरज़ादा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनके ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में FIR का इंदराज किया गया है और आज वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ़ तो दे दिया है और मुतल्लिका हुकाम को कह दिया है कि किसी भी सूबे की पुलिस की जानिब से, किसी भी ज़िले की पुलिस की जानिब से अगर इस्लामाबाद में मोहित पीरज़ादा को गिरफ़्तारी के लिए कोई एक्शन लिया जाता है, तो ये गिरफ़्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के साथ मशरूत होगी। इस हुक्मनामे के बाद जब मोहित पीरज़ादा बाहर आए तो सहाफ़ी ने उनसे पूछा, बहुत सारे सवालात हुए, लेकिन वो बाकी सवालों को निकाल के जब मामला नवाज़ शरीफ के मुकदमे से मुतल्लिक़ आया और सहाफ़ी ने पूछा कि जब, अच्छा यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जब उस सहाफ़ी ने 28 जुलाई 2017 के फ़ैसले के बाद कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर जश्न मनाया था और उस जश्न पर सहाफ़ियों ने उनसे क्या सवाल पूछा था और उस सवाल का फिर उन सहाफ़ी साहब ने क्या जवाब दिया था, वो भी वीडियो के आखिर में आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज जब अदालती कार्रवाई के बाद सहाफ़ी ने उनसे ये पूछा कि माजी में आपसे मुतल्लिक़ एक इम्प्रेशन रहा है कि आप जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके बड़े करीब रहे हैं। तो जो नवाज़ शरीफ को पनामा केस में सज़ा सुनाई गई और आपने उस सज़ा के बाद आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया आप विक्ट्री का साइन बना रहे हैं, तो वो सब कुछ क्या था? तो मोहित पीरज़ादा साहब ने बग़ैर किसी लगी लिपटी के जो जवाब दिया, उसमें उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ वो अब हमें पता चला है, उसकी अब हमें समझ आई है। और उनका ये भी कहना था कि 1999 में जो कारगिल का एक इशू सामने आया, उसमें मोहित पीरज़ादा साहब ने कहा कि 1999 के कारगिल के इशू पर जो मुशर्रफ की मदाखलत थी, जो कू किया गया, वो भी बिला जवाज़ थी। और एतराफ़ किया मोहित पीरज़ादा ने कि इन मामलात के ऊपर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था और हम उस दौरान जो है उन हालात में ये जो चीज़ें हो रही थी, चाहे वो कारगिल का इशू था, चाहे वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा का मुकदमा और पनामा का फ़ैसला और डिस्क्वालिफ़िकेशन, इन तमाम मामलात को हम एक मख़सूस एंगल के साथ देखते थे। और फिर उन्होंने कहा कि अब हमें पता चला है कि ये चीज़ें कुछ और थीं। और फिर वो अपनी बात के ऊपर आए कि नवाज़ शरीफ को जो पनामा केस में अहकामा की बुनियाद पे निकाला गया,
ये सज़ा भी नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है ये भी अब मशकूक लगती है। अब ये वो सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, और अब इनका मौक़िफ़ क्या है। जब हम बात करते रहे माजी में कि एविल फील्ड रेफरेंस में जो नवाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को सज़ा सुनाई गई, नैब का ये रेफरेंस कमज़ोर है, और आमदन से ज़ायद असासा जात के इस रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल की, बेटी को 7 साल की सज़ा सुना दी गई। तो ये सज़ा किस तरह से एहतसाब अदालत दे सकती थी, क्योंकि हम ये कहते रहे, ये पॉइंट उठाते रहे कि आमदन से ज़ायद असासा जात के केस में तब सज़ा हो सकती है जब अदालत के सामने कोई कैलकुलेशन मौजूद हो कि नवाज शरीफ के इतने असासे थे, मरीम नवाज़ के इतने असासे थे, इनकी आमदन इतनी थी, और नवाज शरीफ की आमदन इतनी थी, मरीम नवाज़ की आमदन इतनी थी। तो जब ये कैलकुलेशन, कोई चीज़ अदालत के सामने पेश ही नहीं की गई, तो किस तरीके से कहा जा सकता है अदालती फ़ैसले के ज़रिए कि नवाज शरीफ के जो असासे हैं, मरीम नवाज़ के जो असासे हैं, वो उनकी आमदन के साथ मुताबिकत नहीं रखते। तो मैं भी कहता रहा कि कमज़ोर केस है। अल्टीमेटली इन केसेस में मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ बरी हो जाएंगे। तो बहुत सारे देखने वालों की तरफ से कहा गया कि अपना सहाफ़ी, मैं सहाफ़ी नहीं बल्कि लिफाफा हूँ, लिफाफा लेता हूँ। तो आज जो मुईद पीरज़ादा साहब बात कर रहे हैं, तो जो दोस्त उस वक्त एतराज़ उठा रहे थे, गालियों के साथ इस्तकबाल कर रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, तो आज उन सहाफ़ियों से एक सवाल है मेरा कि क्या आज मुईद पीरज़ादा साहब ने भी नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ से लिफाफा ले लिया है? मुझे तो नहीं लगता कि मुईद पीरज़ादा साहब जो है वो लिफाफा लेने वाले सहाफ़ी होंगे, और वो मुस्लिम लीग नवाज़ से, शरीफ ख़ानदान से किसी किस्म का लिफाफा लेंगे। लेकिन बहरहाल बात को आगे चलाते हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था वो भी बड़े सुनने के लायक है। उनसे ये भी पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि ये नाहली जो है मशकूक है। तो मुईद पीरज़ादा साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि 100 सफ़ात की जो JIT के रिपोर्ट के 10 वालियम थे, वो वालियम मैंने पढ़े, और वो वालियम मेरे घर पे मौजूद थे। और फिर उन्हें यह भी कह दिया कि JIT के वालियम के रिपोर्ट के जितने वालियम थे, अब मैंने उसे उठा के फेंक दिया है। मुईद पीरज़ादा साहब ने यह भी कहा कि मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, जो पहला फ़ेज़ का फ़ैसला था जिसमें 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई किया, 3 जजेस ने JIT बनाने का फ़ैसला किया, और फिर उसके बाद जो 28 जुलाई 2017 का फ़ैसला था, ये फ़ैसले भी मैंने पढ़े हैं। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इन तमाम चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी। और विक्ट्री से मुतल्लिक साइन के ऊपर भी उनसे पूछा गया कि क्या आपका वो साइन बनाना ठीक था, आप उसको सही समझते हैं, तो दुरुस्त समझते हैं। तो मुईद पीरज़ादा साहब ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि हम मिसलीड हुए, और वो जीत नहीं थी। मुईद पीरज़ादा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफ़िकेशन थी पनामा के मुकदमे में, वो जीत नहीं थी, और ना ही वो जमहूरियत की फ़तेह थी। हम समझ रहे थे कि बड़ी शख्सियत को करप्शन पर सज़ा मिलेगी, लेकिन अब हमें लगता है कि वो एक और सियासी अमल था जिसमें बज़ाहिर हम इस्तेमाल हो गए। यानी मुईद पीरज़ादा साहब कह रहे हैं, और अपने माजी के जो उनका एक नैरेटिव रहा, जो उनका एक मौक़िफ़ रहा, उस पर वो रिग्रेट भी कर रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल हो गए। और आगे उनसे पूछा गया कि क्या आप माज़रत करेंगे कि आप ख़ुद भी गुमराह हुए, और आप जो कुछ कह रहे थे उस नैरेटिव के ज़रिए आपने अपने जो व्यूअर्स थे उन्हें भी आपने गुमराह किया। तो मुईद पीरज़ादा ने कहा कि कह तो रहा हूँ कि हम गलत गाइड हुए, मिसलीड हुए। जानबूझकर उन्होंने कहा कि मैंने किसी को मिसलीड नहीं किया, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। हमें सूरत हाल समझ नहीं आई कि उस वक्त सूरत हाल क्या थी, और अब जो सूरत हाल चल रही है उसका भी हमें अंदाज़ा नहीं है कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। तो ये नाज़रीन सारा आज जो रिसेंट पास्ट का एक पनामा का बज़ाहिर ड्रामा जो भी सामने आया, उसके ऊपर मुईद पीरज़ादा साहब ने अपनी पहली बार लबकुशाई की है। और इस नैरेटिव के बाद, उनके इस बयान के बाद, तो फिर प्राइमा फिशाई जो है वो नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हुई है। और मैंने भी अपना एक स्टांस दिया था जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया पनामा के बुनियाद के ऊपर। तो गालिबन या वक्त टीवी को इंटरव्यू दिया था या फिर मैंने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि पनामा के बुनियाद के ऊपर जो डिस्क्वालीफाई नवाज शरीफ को किया गया है, बेहतर था कि फ़ैसला देने से पहले इसे सो मोटो केस में कन्वर्ट किया जाता, अलग से इसे नंबर लगाया जाता, बेशक नैब के रेफरेंस भिजवा दिए जाते JIT की रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए था। और मैंने अपना एनालिसिस ये दिया था, अपना तज़िया ये रखा था उस वक्त टेलीविज़न चैनल के सामने, मुझे चैनल का नाम याद नहीं। मैंने ये कहा था कि सो मोटो केस में इस मामले को कन्वर्ट करके कि जो अकामा का मामला सामने आया है, नवाज शरीफ को बुलाया जाता, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फ़ैसले में कहा था जिसमें 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई किया था। और उसमें ग़ालिबन जैसे शेख अज़मत सईद साहब ने लिखा था अपने फ़ैसले में कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, ऐसा कोई मामला सामने आया, तो वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस करके बुलाया जाएगा।
तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये फ़ैसला देने से पहले नवाज़ शरीफ को पूरा मौका मिलना चाहिए था कि उनका मौक़िफ़ क्या है, क्या वो बेटे की जो तनख्वाह जिसके ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया उस पर वो क्या कहते हैं। क्योंकि वो जो कंपनी थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि वो तनख्वाह जो है वो नवाज़ शरीफ ले सकते थे, वो तनख्वाह उनकी ड्यू थी, तो जब ये फ़ैसला सुनाया गया वो तो कंपनी भी उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी, तो कैसे कहा जा सकता था कि वो सज़ा अपना अमाउंट है सैलरी की मद में वो नवाज़ शरीफ के लिए काबिल वसूल थी। काबिल वसूल तब होती जब वो कंपनी अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रही होती। तो जब कंपनी ही मौजूद नहीं थी, कंपनी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर वो तनख्वाह कैसे एग्जिस्ट करती थी, ये नुक्ता अपनी जगह पर मौजूद है। अब जो दूसरी ख़बर है उस पर जल्दी के साथ जो वो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। आज अंसार अब्बासी साहब ने नाज़रीन एक ख़बर दी है जिसमें यह कहा गया है कि बुज़दार साहब के 3.5 साला दौर में पंजाब में 421 ओहदों पर 3000 अफसरान को तब्दील किया गया, उनके ट्रांसफ़र किए गए। अब ग़ालिबन 2013-14 का सुप्रीम कोर्ट का अनीता तुराब केस का फ़ैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि किसी भी ऑफिसर को उसकी जो मियाद है 3 साल के, उसे गुजरने से पहले तब्दील नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि तब्दील करना पड़े तो उसकी वजूहात बताना होगी, उसकी ठोस रीज़निंग देना होगी। तो अब ये डिटेल जो सामने आई है इसमें तो 421 ओहदों के ऊपर 3000 से ज़ायद अफसरान को तब्दील किया गया है। लेकिन मैं मखसूस जो ख़बर है, जो इस खबर के अंदर डिटेल दी गई है, उसमें 2 से 3 चीज़ें, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि इस खबर के अंदर बहुत सारी ख़बरें मौजूद हैं। हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों ने वो ख़बर पढ़ ली हो, लेकिन मैं जो एक्चुअल मुझे ख़बरें लगी हैं वो ख़बरें आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। एक तो वो उस खबर में कहा गया कि बुज़दार साहब ने सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अपने 3.5 साला दौर में वो 4 अज़ला में की। एक लाहौर में की जहाँ वो बतौर वज़ीर आला बैठा करते थे, एक गुजरांवाले में की, एक पाकपतन में की और दूसरी चौथी डीजी खान में की। अब डीजी खान जो है वो बुज़दार साहब का अपना आबाई इलाका है और पाकपतन जो है वो मानिका ख़ानदान का शहर कहलाता है और गुजरांवाला जो है वो एहसन जमील गुज्जर का जो है वो शहर कहलाता है। तो अब आप देख लें कि जो फ़राह खान से मुतल्लिक़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि माल रोड से माल गाड़ी चलती थी और वो बनी गाला पहुँचती थी। तो ये जो पाकपतन और गुजरांवाला में तबादले हुए हैं ये किसने करवाए होंगे, ये एक तासुर तो मिल रहा है ना इस खबर के साथ। और फिर इसमें यह भी बताया गया है कि दूसरी जो खबर है कि डीजी खान और गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा डिप्टी कमिश्नर तब्दील हुए। और इसमें फिर खबर में ये भी बताया गया कि लाहौर और मियांवाली में इतने ज़्यादा डिप्टी कमिश्नर तब्दील नहीं हुए जितने गुजरांवाला और डीजी खान में तब्दील किए गए। 36 अज़ला है नाज़रीन पंजाब के और 198 डिप्टी कमिश्नर इन 36 अज़ला में तब्दील किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरांवाला जो कि एहसन जमील गुज्जर का शहर है और डीजी खान जो बुज़दार साहब का शहर है वहाँ पर तब्दील किए गए। इसी तरीके से इसी खबर के अंदर जो तीसरी खबर है कि पंजाब के जो 10 डिवीज़न हैं, इस 10 डिवीज़न के अंदर 57 कमिश्नर तब्दील हुए। यानी जो रेशो बनता है, जो एवरेज बनती है, एक डिवीज़न के अंदर 5.7 जो है वो कमिश्नर तब्दील हुए। लेकिन जो पाकपतन है, जो गुजरांवाला है, जो डीजी खान है, जो लाहौर हैं, वहाँ पे नाज़रीन 5.7 जो एवरेज सामने आ रही है वो नहीं, बल्कि गुजरांवाला, लाहौर, पाकपतन और डीजी खान में 7 कमिश्नर तब्दील हुए। अब ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है जो सुप्रीम कोर्ट का 2013-14 का फ़ैसला है। और छोड़ें इस बात को कि करप्शन हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेके किए गई हैं, किसके कहने पे हुई, क्यों हुई, इसका मकसद क्या था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन तो हुई है और बज़ाहिर वायलेशन हुई है तो इसका जस्टिफिकेशन भी आनी चाहिए कि क्यों ये तबादले किए गए, इन जो अफसरान को तब्दील किया गया, इसकी जस्टिफिकेशन क्या थी, इसकी वजूहात क्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इतने बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर जो अपना बज़ाहिर जो खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, किसी किस्म का कोई सो मोटो एक्शन लेंगे, सो मोटो कार्रवाई इनिशिएट करेंगे। तो ये आज की हमारी ख़बरें थीं जिसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की। तो अब तक के लिए इतना ही। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।